हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिकी टीचर्स में। कैसे हो दोस्त? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और सभी कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था बेसिक कंसेप्ट, जो मैथ में मतलब बेसिक कंसेप्ट हैं। अगर जिन बच्चों के ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उन्हें मैथ का सॉल्यूशन करने में बहुत कठिन महसूस होता है और बहुत हार्ड भी फील होता है, मैथ से डर लगता है। तो दोस्तों, मैथ के बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं अगर आपको मैथ में स्पीड बनानी है। कुछ बच्चों के कमेंट भी आए थे कि बेसिक से करवाओ, तो उस वीडियो में भी करवाए थे, आज भी हमारा बेसिक चलेगा। दोस्तों, आप एक बात याद रखना, अगर आपको अपनी कैलकुलेशन मतलब बहुत स्पीड करनी है तो आपको घर भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप कितनी भी वीडियो देख लो, यूट्यूब पर सर्च करके एक से एक वीडियो मिल जाएगी, लेकिन मैं दावा लेता हूँ इस बात का, आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल भी बढ़िया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसका रीज़न ये है, जब तक कुछ भी चीज़ हो आप अपने आप नहीं करोगे ना, तो उसमें निखार नहीं आता है। जैसा क्वेश्चन आया, मान के चलो आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपके सामने क्वेश्चन आया, आप उस क्वेश्चन को ये देखो ये और कितने तरीके से हो सकता है। समझ रहे हो? ज़रूरी नहीं है उस क्वेश्चन का एक ही तरीका है, चारों एंगल से सोचो कि ये क्वेश्चन और कितने तरीके से हो सकता है। और आप अपने घर भी 10 से 20 मिनट डेली गणित की मतलब कैलकुलेशन करो। जैसे कि गुणा भाग हुए, कोई भी संख्या उठाओ, आप अपने पास से करने की कोशिश करो, अपने मन में मतलब कैलकुलेशन करो। और जी अपने मन की संख्या लो, जरूर ना किताब में से उठाओ, कुछ भी संख्या लो, उस पर भाग करो, गुणा करो, प्रैक्टिस करते रहो, तभी आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। और वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। कैलकुलेशन जैसा कि आप सवाल करते हो, उस पर अप्रोच लगाते हो, और कैसा होगा और कैसा होगा, तभी आपकी कैलकुलेशन अच्छी होती है। और माइंड में ही कैलकुलेशन करने का प्रयास करो। जैसा कि मान के चलो मैंने आपसे कहा 17 और 16 जोड़ो, ठीक है, सिंपल है, जोड़ लोगे, लेकिन कुछ बच्चों को कठिनाई होती है, वो वैसे करके जोड़ते हैं। तो आपको करना क्या है, 17 16 है, मान के चलो 17 ही है दोनों, तो 17 दूनी 34, और एक कम है तो 33 हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये जोड़ना नहीं सिखा रहा मैं आपको। अगर आप घर कुछ काम भी कर रहे हो, मान के चलो, या कुछ दोस्त हैं, लड़के हैं, वो खेती का काम करते हैं, हमारी बहनें हैं वो घर का काम करती हैं, तो आप घर का काम करते वक्त अपने माइंड में मतलब कैलकुलेशन कर सकते हो। कोई छोटी संख्या पकड़ो, काम करते वक्त भी उनके बारे में दिमाग में सर्च करते रहो कि अगर इसकी इससे गुणा होएगी संख्या क्या बनेगा, उसको इस संख्या से भाग देंगे क्या बनेगा। तो जब तक आप डेली बेज में ऐसा नहीं करोगे तो आपको कठिन तो देखो महसूस होगा। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी और इस पर दोस्तों अमल करना। चलो देखते हैं अब हम जो हमारे टॉपिक रह गए थे उन्हें करते हैं। देखो दोस्तों, मैं जो हूँ आपको बेसिक भी सिखाऊंगा, मतलब जीरो से लेकर हीरो तक आपको मैथ सिखा दूंगा। आप डरना मत, मैं जब तक मैं खड़ा हूँ इसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, मतलब मैथ की, आपका डर मिटा दूंगा। बस बात क्या है, अगर मैं करा रहा हूँ यहाँ, आप अपने घर नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं होगा। जितनी मेहनत मैं यहाँ आपके सामने कर रहा हूँ उतनी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, तभी आप एक दिन अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुँचोगे। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन करते हैं कुछ। मैंने आपसे ये कहा क्या है ये, गुणा। आप गुणा बताओ। तो सिंपल गुणा, 3 सत्ते 21 और 21 अट्ठे 168, ठीक है। अब देखो 168 आया, जरूरी ना 3 सत्ते 21 करो, आप कर सकते हो 3 अट्ठे 24 और 24 सत्ते 168। गुणा में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप 8 सत्ते 56 तिया कर लो तब भी इतना ही आएगा, समझ रहे हो, या 3 सत्ते 21 करके इसमें कर लो तब भी इतना ही आएगा। लेकिन मेरा समझाने का मतलब ये नहीं है, ये तो आप सिंपल गुणा कर लोगे, ये मैंने इसलिए दिया है, मैं कुछ पॉइंटों में गुणा करना सिखा रहा हूँ आपको। मान के चलो प्रश्न ये था, अगर क्वेश्चन आपके पास ये होता 8, संख्या वही है, देखो 7 3 8, फ़र्क कितना है, यहाँ हमारा पॉइंट है और यहाँ पॉइंट नहीं है। तो कुछ बच्चे पॉइंटों से डरते हैं कि पॉइंटों के गुणा आ जाए, वो कैसे करेंगे। अब देखो करना क्या है, पॉइंट को भूल जाओ, मान के चलो ये सवाल यही है, समझ रहे हो। अगर आप पॉइंट भूल जाओगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 168 ही आएगा,
जो मैंने आपको करके बताया। अब इसका आंसर अगर पॉइंट नहीं होता 168 आता, लेकिन बात यह है पॉइंट है। आप ऐसा मत करना बैठना 0.7 डायरेक्ट करने का 0.3 और जो आंसर आएगा उसकी फिर इसमें करेंगे, समझ रहे हो। तो लॉजिक समझो, इनकी सिंपल गुणा कर दो, इसकी 7 की 3 में 3 की 8 में, और आंसर गुणा करके हमारा ये आएगा। अब बात यह है पॉइंट कहाँ जाएगा। आप मुझे ये बताओ, क्या अंक के बाद पॉइंट है यहाँ, 1 अंक के बाद, और 1 अंक के बाद यहाँ और 1 अंक के बाद यहाँ है, तो टोटल क्या अंक के बाद हो गया, 3 अंक के बाद, 1 2 3। तो जो हमारा आंसर आए हमें उतने ही अंक के बाद पॉइंट लगाना है। अब हमारा आंसर ये आया था और पॉइंट मतलब 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। एक बात याद रखना, और पॉइंट जब भी लगाओ उधर से इस तरफ लगाना। अब बच्चे कुछ कहेंगे तो 3 अंक तो ये भी यहाँ भी लग जाएगा, ये आंसर गलत होएगा। मेरा कहने का मतलब ये पॉइंट इस तरफ नहीं लगा के इस तरफ लगाना। और ये बात समझ में, तो पॉइंट 3 अंक बाद इधर लग जाएगा, तो इसका मान ये हो गया। अगर आप इसकी गुणा करते हो तो दोस्तों आंसर ये बनता है, और किसी वजह से अगर पॉइंट नहीं है तो ये बनेगा आंसर। एक सवाल और समझो इस पर ही, पाइप गुणा, मान के चलो ये सवाल दिया आपको, ठीक है। अब इसकी आपको गुणा करनी है, सिंपल इसकी गुणा कर दो। 7 पंजे 35 और 35 दूनी 70 होते हैं, सही है। अगर यहाँ पॉइंट नहीं होता तो हमारा आंसर 70 था। दिक्कत ये है अब यहाँ पॉइंट है, तो आप ये गिन लो क्या अंक के बाद पॉइंट है। 1 अंक के बाद तो ये रहा, 1 अंक के बाद ये रहा, 2 अंक हो गए, और यहाँ है 3 अंक के बाद, तो टोटल क्या अंक के बाद पॉइंट हो गया, पॉइंट हो गया तो टोटल 5 अंक के बाद। तो यहाँ भी दोस्तों 5 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। अब दिक्कत ये है यहाँ तो 2 अंक है, 5 अंक कहाँ से लाएं। जितने अंक कम पड़ते हैं उतनी आप जीरो लगानी है आपको। 3 मैंने यहाँ 3 जीरो क्यों लगाई, क्योंकि हमारे 2 अंक तो बन रहे थे गुणा करके, हमें कमी थी 3 अंक की। मान के चलो अगर पॉइंट मतलब 4 बनते, 4 अंकों के बाद पॉइंट लगता तो 2 जीरो लगानी पड़ती, तब लॉजिक समझो। तो यहाँ 3 जीरो लगा लिए, पॉइंट लग जाएगा यहाँ, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर आप इसकी गुणा करोगे तो आंसर ये आएगा। तो दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको करना कुछ नहीं है। अगर पॉइंटों में मान के चलो आपको गुणा दी है तो पॉइंटों को भूल जाओ। आप क्या करना, सिंपल गुणा कर दो, और जितने अंक के बाद पॉइंट है उतने अंक के बाद जो आंसर है उसमें पॉइंट लगा दो। अगर अंक कम पड़ रहे हैं तो जीरो लगा दो, और अगर पूरे हैं तो पॉइंट, जैसे कि यहाँ पूरे थे यहाँ मैंने जीरो नहीं लगाई, यहाँ कमी थी इसलिए 3 जीरो लगाई। अगर यहाँ कमी मान के चलो 4 अंक की होती, जैसे कि 1 अंक बाद और होता तो यहाँ पॉइंट लगता हमारा 5 अंक बाद, तो 5 अंक तो यहाँ है, और अगर 6 अंक बाद लगता मान के चलो तो हमें 1 जीरो लगानी पड़ती। मेरा कहने का मतलब ये है। तो आशा करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। और देखो, तो इस तरह से दोस्तों आपको गुणा कर लोगे, अगर आप प्रैक्टिस करोगे इन पर तो बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। दोस्तों एक हमारा टॉपिक होता है आरोही और अवरोही क्रम। इसे और देखो, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ठीक है। क्या होता है आरोही क्रम, समझो पहले। आरोही का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम, मतलब छोटे से बड़ा, इस तरह से देखो। जैसा कि ये आरोही क्रम है, समझ रहे हो, ये बात याद रखना। और आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा, देखो ये बढ़ता जा रहा, पहले छोटा फिर उससे छोटा, बड़ा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या है, छोटा, लास्ट में सबसे बड़ा। अब इस पर सवाल कैसे बनते, जैसा कि सवाल मैंने ये दिया आपको, आरोही का समझो पहले। 2 3 7 8 5 ये कोई संख्या है, और मैं आपसे कहूँ कि इन संख्याओं को आप आरोही क्रम में लिखो। आरोही को इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही को कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर आरोही क्रम को आप यूँ कह रहा हूँ मैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखना। अब बढ़ता हुआ क्रम क्या होता, इससे याद रखना आप, पहले सबसे छोटा आएगा, तो सबसे छोटा क्या है, 2 है, सबसे छोटा 2 है, 2 लिख दो। फिर क्या आएगा, 5 आएगा, 5, फिर 7, फिर 8। तो हमारा इसका आंसर ये हुआ, समझ रहे, बढ़ते हुए क्रम में।
और अगर ऐसे संख्या दी रहेंगी, संख्या समझ लो जैसे कि यू है कि इन्हें आपको आरोही क्रम में लिखना। आप इन्हें आरोही क्रम में लिखोगे तो पहले सबसे छोटी आएगी। सबसे छोटी क्या है? 49, फिर क्या है? 51, फिर क्या है? 55। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आरोही क्रम में लिखना, मतलब पहले छोटी फिर बड़ी, इसे कहते हैं आरोही क्रम। यहाँ छोटी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अगर 10 संख्या दी रहेंगी तो वो भी इसी तरह से लिखी जाएंगी। ठीक है, अब देखो आप अवरोही क्रम। अवरोही क्रम कैसा होता है? अवरोही क्रम होता है दोस्तों घटता हुआ क्रम। सबसे बड़ा मान के चलो ये है, फिर इससे छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर ये, तो ये ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो अवरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम। अगर मैं इन्हीं संख्या को लूँ, मान के चलो यही क्वेश्चन है मेरा, 51, 55, 49। अब ये आपको लिखना है अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम का क्या मतलब है? पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। सबसे बड़ी यहाँ क्या है? 55, तो 55 लिखा हमने, 55 लिखा। ठीक है, फिर क्या आएगा? 55 से छोटा क्या है इन्हों में? 51, फिर 51 आएगा, फिर 49। तो ये हो गया हमारा अवरोही क्रम, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरह से आप कर सकते हो आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ठीक है, अब सवाल क्या बनता है इन पर आरोही अवरोही क्रम पे? मान के चलो आपको 10 संख्या दी हैं और मैंने आपसे प्रश्न किया कि ये 10 संख्या है, इस संख्या को आरोही क्रम में लिखो और लास्ट की संख्या का और शुरू की संख्या का अंतर बताओ। जैसा कि ये था अवरोही क्रम लिखो, इसका अंतर बताओ, या इसका योग बताओ। अगर अवरोही क्रम में पूछ रहा हूँ मैं और आपसे प्रश्न कर रहा हूँ लास्ट की संख्या का और स्टार्टिंग की संख्या का योगफल बताओ, तो इन दोनों को जोड़ दो, और अंतर बताओ तो इन दोनों को अंतर बताओ तो आप इन दोनों को घटा दो, अगर योग बताओ तो इन दोनों को जोड़ दो। अब मान के चलो गुणा भी कह सकता है कि पहली संख्या का और अंतिम संख्या का गुणनफल बताओ, तो इनकी आपस में गुणा कर दो। सही है, ऐसे ही हो जाएगा। अगर आरोही क्रम में मैं कहूँ, ये प्रश्न दिया मैंने आपको, जरूर ना यही प्रश्न हो, प्रश्न का रूप बदल जाएगा। बस आपको समझाना चाह रहा हूँ कि प्रश्न कैसे बनेंगे। और ये सवाल दिया, मैंने आपसे कहा इस संख्या को आरोही क्रम में लिखो और जो आरोही क्रम में लिखने पर आए उसका अंतिम संख्या और शुरू की संख्या का योगफल बताओ, तो इसमें इसे जोड़ दो। ठीक है, और अगर घटाने को कहूँ तो इसमें से इसे घटा दो, और गुणनफल करने को कहूँ तो इनके आपस में गुणनफल कर दो। अब बात यह है, सवाल ये नहीं आएंगे। बस मैंने एक सवाल समझा दिया। मेन बात क्या है इसमें दोस्तों, दोबारा समझो। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, आरोही का, और अवरोही क्रम का होता है घटता हुआ क्रम। अब संख्या कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर, इस तरह से आपको सवाल करने हैं। जैसे मैंने बताया इस तरह से सवाल का रूप वो बदल के भी देगा। तो इस तरह से होंगे ये सवाल। और देखो दोस्तों, आशा करता हूँ ये टॉपिक भी समझ में आया होगा आपका। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें आरोही और अवरोही में, तो ये बात याद रखना। अब एक हमारा टॉपिक है स्थानीय मान और जातीय मान, यानी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ये क्या है? स्थानीय मान, ठीक है, और जातीय मान। जातीय मान, इसे दोस्तों ठीक से समझो। स्थानीय मान और जातीय मान में डिफरेंस क्या है? मैंने कोई क्वेश्चन लिखा आपसे और कहा ये, ठीक है, मैं आपसे कहूँ 3 का जातीय मान बताओ और स्थानीय मान भी। अगर आप 3 का जातीय मान क्या आएगा? बराबर 3 आएगा। ठीक है, 9 का जातीय मान क्या आएगा? 9 आएगा। इस 9 का जातीय मान क्या आएगा? 9 आएगा। और अगर यहाँ 8 होता, मान का चलो, 8 का जातीय मान क्या आएगा? 8 आएगा। तो आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। दोस्तों, जातीय मान वही संख्या होती है जो संख्या दी है। यह 3 है तो 3 का जातीय मान 3 ही रहेगा। जातीय मान का मतलब होता है फेस वैल्यू, इंग्लिश में जातीय मान को बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, और 9 का जातीय मान 9 ही रहेगा, इस 9 का जातीय मान 9 ही रहेगा, इस 8 का जातीय मान 8 ही रहेगा। तो समझ रहे हो गई बात। अब बात आती है कि स्थानीय मान। स्थानीय मान और समझो। ठीक है, ये तो जातीय मान है, स्थानीय मान।
मान के चलो यही सवाल दिया, स्थानीय मान 3 का स्थानीय मान 3 है, 3 का स्थानीय मान 3 गुणा है, ये इकाई के उस पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। देखो इकाई दहाई सैकड़ा और हज़ार, ठीक है। तो इस तरह से चलते, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, इस तरह से चलते। तो 3 इकाई के अंक पे है तो 3 में 1 की गुणा हुई, 3 एकम 3, ऐसे हो जाएंगे 9 गुणा। अब देखो इकाई दहाई 9 दहाई के स्थान पर है, ये जो 9 है ये दहाई के स्थान पर है, तो इसमें जो गुणा होगी 10 की होगी, गुणा 10। अब ये वाला 9 देखो, 9 कौन से स्थान पर? सैकड़े के, और सैकड़ा किसे कहते हैं? 100 को। तो इस 9 में 100 की गुणा होएगी, वो क्यों होएगी? क्योंकि यू 9 है सैकड़े के स्थान पर, तो 9 गुणा 100 हो जाएगा, ये सही है। और इसे देखो ये कौन से स्थान पर है? 8 हज़ार, तो इसमें 1000 की गुणा हो जाएगी, बराबर लिख दो 3 एकम 3, 9 दहाई 90, और ये हो जाएगा 900, और ये हो जाएगा 8000, ठीक है, ये हो जाएगा 8000। अब देखो अगर मैंने प्रश्न ये किया आपसे कि ये प्रश्न है, इसमें इस 9 का स्थानीय मान बताओ, तो इस 9 का स्थानीय मान आएगा 90, समझ रहे हो। और इस 9 का स्थानीय मान बताओ, इस 9 का स्थानीय मान आएगा 900। इसमें बच्चे आप कन्फ्यूज हो रहे होगे, आप इस 9 की जगह 7 कर लो, ठीक है, ऐसा। तो जब आप इसे 7 करोगे ये भी 7 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 700। अब कन्फ्यूज नहीं होने के आप, ठीक है। अब देखो 3 का स्थानीय मान अगर मैं आपसे पूछूं तो 3, 9 का स्थानीय मान 90, क्योंकि दहाई के स्थान पर 10 में गुणा हुई, 7 का स्थानीय मान 100 के स्थान पर है तो 100 से गुणा हुई, तो सी हो जाएगा 700, और 8 का स्थानीय मान 8000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें प्रश्न क्या बनते हैं, इसमें 3 तरह के प्रश्न बन जाएंगे। इस सवाल पर मैं प्रश्न कर रहा हूँ आपसे, मैंने आपसे कहा कि 9 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताओ। तो दोस्तों 9 का स्थानीय मान क्या आया हमारा? 9 का स्थानीय मान 90 आया, ये हो गया जी 90, ठीक है। और जातीय मान, 9 का जातीय मान क्या आया? 9 का जातीय मान वही होता, तो 9 का जातीय मान 9 ही होगा, 9 का जातीय मान 9 ही होगा। अब मैंने डिफरेंस पूछा आपसे, तो 90 में से जब आप 9 घटाओगे तो 81 नहीं आएगा, तो मेरे प्रश्न का आंसर हुआ 81। दोबारा समझो, 9 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ, तो ये होएगा 90 में से 9 घटा दो, 90 है हमारा स्थानीय मान और 9 है जातीय मान, तो बराबर 81 आएगा। अब मेरा प्रश्न बदल गया कि 9 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताओ, 9 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताओ, तो ये हो जाएगा 99, ठीक है, ये हो गया 99। फिर मैंने प्रश्न बदल दिया कि 9 के स्थानीय मान और जातीय मान का गुणनफल बताओ। अब प्रश्न है हम मेरा 90 गुणा 9 बराबर 9 ने 81, यह आएगा 810। तो दोस्तों सवाल एक समझो, पर उसे अच्छे तरीके से समझो। मैंने ये 3 तरीके के सवाल, मतलब सवाल एक दिया है और 3 तरीके से सवाल आपको करवा चुका। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया, मान के चलो, तो संख्या यहाँ कुछ भी बदली रहेगी, ज़रूरी ना है यही संख्या आएगी, ठीक है। अगर मैं मान के चलो आपको घर के लिए भी कोई सवाल दे रहा हूँ, मैं यही तो रिपीट नहीं करवाऊँगा, आपको सवाल बदल के दूंगा, लेकिन मेरा समझाने का मतलब है करने का तरीका यही होगा, ठीक है। तो अगर 9 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर है तो 81 है, और 9 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग है तो 99 है, और 9 के स्थानीय मान और जातीय मान का गुणनफल है तो 810 है। इस तरह से सवाल हो जाएंगे। ये तो यहाँ मैंने 9 का बूझा। अगर मैं इसी प्रश्न में, ठीक है, मान कर चलो 7 को पकड़ लूँ और कहूँ 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ, या योगफल बताओ, या गुणनफल बताओ, तो यहाँ 7 का स्थानीय मान क्या है? 700, मान के चलो 7 का स्थानीय मान 700, और 7 का जातीय मान क्या है? 7। तो जब आज 700 में से 7 घटाओगे तो ये आ जाएगा 693। तो इसका आंसर क्या होगा? 93। और वो 8 से भी प्रश्न कर सकता। तो आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा, जातीय मान स्थानीय मान का भी। तो इस तरह से जातीय मान वही वैल्यू रहती है और स्थानीय मान ये इस तरह से होता है। इन पे प्रैक्टिस करना, और अगर अब भी ये टॉपिक क्लियर ना हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में बताना।
और दोस्तों अब हमारा टॉपिक चलेगा, मतलब स्थानीय मान जाते मान ही चलेगा, वो पॉइंटों में, कि पॉइंटों में कैसा होता है। अगर मैं आपसे कहूँ इसका विस्तारित रूप बताओ, तो इसका विस्तारित रूप यही है। ठीक है, अब हमारा चलेगा पॉइंटों में। एक सवाल पॉइंट का और देख लो आप। देखो ठीक है, ये है, और मैंने प्रश्न किया आपसे इसका विस्तारित रूप बताओ, यानी कि इसे खोल कर लिखो, जैसा भी हमने स्थानीय मान करा था। एक बात याद रखना दोस्तों, अगर इस तरह से है कोई संख्या, इसे आप भिन्न में कैसे बदलेंगे? आप ये बताओ, पॉइंट के अंक के बाद है, एक अंक के बाद है। जब पॉइंट एक अंक के बाद है तो हमारे प्रश्न में 1 0 लग जाएगी, नीचे 10 लिखा जाएगा, मतलब 7/10। कहने का मतलब यूँ है, अगर एक अंक के बाद पॉइंट है तो नीचे 10 आएगा, 1 0 लगेगी। और अगर 2 अंक के बाद पॉइंट है तो नीचे 100 आएगा, 2 0 लगेंगे। और अगर 3 अंक के बाद है तो नीचे 1000 आएगा। अब मान के चलो ऐसा होता, इसमें ही डिफरेंस समझो आप, इस सवाल में ऐसा, ठीक है। और 0.007 होता, 7 की जगह कुछ भी हो सकता। इसका क्या होगा? आप ये बताओ, पॉइंट के अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है, तो नीचे दोस्तों 2 0 आएंगे। 7 तो ऐसे कैसे नीचे 2 0 आ जाएंगी। अब यहाँ पॉइंट के अंक के बाद है 1 2 3, तो नीचे 3 0 आएंगी। 1 2 3, ये इनके आंसर हुए। सही है, तो ये बात आप याद रखना। अगर यहाँ मान के चलो 8 होता तब ऊपर 8 आ जाता, यहाँ 9 होता तो ऊपर 9 आ जाता, यहाँ 6 होता ऊपर 6 आ जाता। तो इस तरह से ये बात आप याद रखना। और अब ये मैंने समझाया क्यों, ये इसमें यूज होगा। ठीक है, अब देखो मेरा प्रश्न है आपसे, इसका विस्तारित रूप लिखो आप। ठीक है, तो करते कैसे हैं? 2 को क्या लिखेंगे? 2 ही लिखेंगे। सही है, प्लस, ठीक है, आपको इसका विस्तारित रूप लिखना। तो देखो 2 का तो 2 ही आएगा, प्लस 3 का, 3 कौन से स्थान पे? 30 के, तो 30, प्लस 4 कौन से स्थान पे? सैकड़े के पे, तो 400 आएगा यहाँ, इस तरह से। प्लस 5 कौन से स्थान पर है? 1000 के, तो यहाँ आ जाएगा 5000। ठीक है, 5000 आ गया। अब यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ 4 था, 4 के बाद क्या अंक थे? 2, तो 2 0 लगी। 5 है यहाँ, 5 के बाद क्या अंक है? 3 अंक, तो 3 0 लगी। अब ऐसे ही हुआ 7, अगर ये 7 ले होगे आप, तो 7 के बाद क्या अंक है? 4 अंक, तो यहाँ 4 0 आ जाएंगे। ये इस तरह से खोलते हैं। प्लस अब ये 6 है, 6 के बाद कितने अंक है? 2 2 4 1 5, तो 5 0 लग जाएंगी, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो मैंने इतना तो रूप खोल कर लिख लिया। सही है, प्रश्न वही है जो पहले कर चुके हैं हम। 2 का स्थानीय मान 2 है, 3 का स्थानीय मान 30 है, 4 का स्थानीय मान 400 है, और मेरा प्रश्न ये था कि इसका विस्तारित रूप लिखो। तो इस तरह से तो आप कर लोगे, वो आपने पहले क्वेश्चन में भी कर लिया। अब बात यह है कि अगर पॉइंटों में हो ऐसा कैसे करें। तो मैं अभी आपको बता चुका था यहाँ कि अगर 7 होगा ऐसा, यूँ यहाँ देखो, क्या अंक के बाद पॉइंट है? यहाँ पहले चलो 1 अंक के बाद, तो 7 लिखो, और बटे में 1 0 आ जाएगा, मतलब 10 आ जाएगा। तो ये इसलिए समझाया था मैंने पहले। और अभी इसे देखो, यहाँ 6 है, 6 क्या, इधर क्या अंक के बाद पॉइंट, अगर आप इस पॉइंट को देखोगे, यहाँ से देखोगे क्या अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट ना हुआ। अगर आप 6 ले रहे हो तो दोस्तों 6 लिखोगे, नीचे 100 लिखोगे। सही है, प्लस इतना हो गया। अब आप मुझे ये बताओ, 5 जो है, 5 से पॉइंट क्या अंक के बाद है? 3 अंक के बाद है। 1 2 3, तो नीचे 3 0 आएंगे, यानी कि 1000 आएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा 5/1000। तो इसका विस्तारित रूप ये हुआ। अगर मैंने आपसे इसका विस्तारित रूप पूछा तो इसका ये हुआ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। पॉइंटों से घबराना मत। अगर 1 अंक के बाद है तो 1 0 आएगी, 2 अंक के बाद है तो 2 0 आएंगी, और अगर 3 अंक के बाद है तो 3 0 आएंगी। ठीक है, इस तरह से इसका विस्तारित रूप हो जाएगा। तो ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा आपका स्थानीय मान का। इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा, बस संख्या बदली रहेंगी। करने का आपको देखो दोस्तों तरीका आना चाहिए। आप एक सवाल कर लो, उसे अच्छे तरीके से कर लो, और उस पर 1000 बनो सवाल, 2000 बनो, उन्हें बहुत आसानी से कर पाओगे। और जब तक आपका एक ही टॉपिक क्लियर नहीं होगा, यानी एक सवाल ही क्लियर ना होगा, उस पर कैसे सवाल बनते जाएं, आप उस सवाल को नहीं कर पाओगे। अब एक बात और समझो आप, अगर ये a की पावर -1 है, सही है, मैं इसे बटे में ले जाऊंगा, तो इसका मतलब हो जाएगा a की पावर 1। और अगर ये ऐसा होती
तो ये हो जाता है ए की पावर 2। यहाँ हो क्या रहा, अगर ऊपर पावर माइनस की है तो नीचे दोस्तों प्लस की हो जाएगी। मैंने पिछली वीडियो में बताया है प्लस लगाओ या ना लगाओ, बात एक ही है, यू प्लस की है। अगर इसे आप ऐसा लिखोगे ए की पावर 1 बराबर ए की पावर 2, तब भी ये बात वही है, ठीक है। और अगर ऐसा होता या ऐसा होता, ये इसलिए करके बता रहा हूँ, कुछ बच्चों को डिफरेंस नहीं नज़र आता, सोचते हैं यू प्लस की है तो यू काय की है। दोस्तों यू भी प्लस की है। सारी क्लियरिटी दूर कर दूंगा आपकी, जो भी आपके दिमाग में वो रहेगा ना कि इसका कैसा होगा कैसा होगा, वो सब अच्छे तरीके से समझाऊंगा, टेंशन मत लो आप। अब अगर ये है ए की पावर प्लस की 2 है तो ये बटे में आएगी, तो दोस्तों ए की पावर -2 हो जाएगी। उल्टा हो जाता है, अगर माइनस की है तो प्लस की, माइनस किया तो प्लस की, और प्लस किया तो माइनस की। अब यू कैसा होगा, यू भी प्लस की है तो इसका भी ये ही आएगा -2, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना ये बात, इस तरह से चिन्ह बदलते हैं। अब मान का चलो ये है 4 की पावर -2, ऊपर ले जानी है अब, तो दोस्तों ये हो जाएगी 4 की पावर प्लस के 2 या 4 की पावर 2, इस तरह से होएगा। और अगर ऐसा होता 5 की पावर -6, ऐसा कैसा करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 की पावर प्लस के 6, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये बात आप याद रखना, अगर पावर नीचे है माइनस के तो ऊपर जाएगी, चिन्ह बदल जाएंगे, उल्टा हो जाएगा। ये देखो ए है यहाँ, ये नीचे आ गया, सेम रहा, ए का बी नहीं हुआ, याद रखना। यहाँ 5 का 6 नहीं होने का, 5 का 5 ही रहेगा, लेकिन समझाने का मतलब क्या, जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। यहाँ प्लस के 2 है, नीचे का माइनस का हो गया। अगर यू ही इसे ही ऊपर ले जाओगे तो इसका मतलब यू ही आ जाएगा। तो आपको ये बात समझ में भी आई होगी। और देखो एक बात और याद रखना, किसी भी संख्या, मतलब कोई भी संख्या लो, अगर आप उस संख्या की पावर 0 कर दोगे तो उसका मान हमेशा 1 होगा। अब चाहे वो गधा हो, घोड़ा हो, कुछ भी हो, ठीक है, प्याज हो, लहसुन हो, कुछ भी हो, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपने उसकी पावर 0 कर दी तो उसका आंसर 1 होगा, या कितनी भी संख्या हो। ये है, मैंने इसका यू कर दिया तो इसका आंसर 1 ही हुआ। समझाने के पर्पज़ पर, जैसे ए की पावर 0, इसका मान बराबर 1 हुआ, ठीक है। कितनी भी बड़ी संख्या लो, ये हुआ। अगर मान के चलो आपने यहाँ प्याज भी लिख दिया, समझ रहे हो, अगर प्याज भी लिख दिया तो इसकी पावर 0 कर दो तो इसका मान भी 1 आएगा। गधा लिख दो, घोड़ा लिख दो, कुछ भी लिख दो, सही है, यहाँ कुछ भी लिख दो, अगर मैं उसकी पावर 0 कर दूँ तो उसका मान 1 आएगा। आपको ये बात याद रखनी है। अभी मैंने तो ये संख्या दी है, इसमें कितनी भी बड़ी संख्या डाल सकता है। तो अगर कैलकुलेशन करते समय ऐसी कंडीशन बन जाए कि नीचे कुछ भी संख्या हो और उसकी पावर 0 हो, तो आप आँख मीच के 1 लिख दो, उसका आंसर 1 होगा। ये बात भी समझ में आई होगी आपके। देखो और एक बात और समझो, अगर आपसे मैंने सवाल किया x + 7 बराबर और a की पावर 8, a की पावर 8 है, ठीक है, ये है, ये बराबर का निशान है। इस बात को ध्यान से समझना दोस्तों, ये बराबर का निशान है, तो क्या हो रहा है यहाँ जाहिर, यहाँ ये हो रहा है, ये दोनों बराबर हैं। अब ये बात ये है, ये दोनों बराबर हैं, तो ये बराबर कब होंगे दोस्तों, यहाँ a की पावर 8 है, समझ रहे हो, यहाँ a की पावर 8 है, तो यहाँ a की पावर यहाँ भी 8 होनी चाहिए। कभी आपने ऐसा देखा 2 बराबर 3 ये बराबर होते हैं, नहीं होते, समझ रहे हो। बराबर का चिन्ह जो लगता है, इधर 3 है तो इधर भी 3 होगा, और अगर इधर 2 है तो इधर भी 2 होगा। तो यू बराबर कब है, अगर ऐसी कंडीशन बन रही है, यू बराबर तभी होगा अगर यहाँ भी 8 पावर है तो इसकी भी 8 ही पावर होनी चाहिए। तो ऐसा कैसा करते हैं, अगर कंडीशन सवाल करते वक्त ऐसी बन जाए, नीचे दोनों ये सेम हो बेस हमारे यानी आधार, तो ये पावर बराबर हो जाती हैं। x + 7 बराबर 8 और x बराबर, ये मैंने आपको बता ही दिया, -7, इधर आएगा 7 माइनस का हो जाएगा, x बराबर 1। तो ये बराबर तब होंगे जब x की वैल्यू 1 होगी, वरना ये कभी भी 1 नहीं होंगे। x की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो तो ये बराबर नहीं होंगे। अगर ये कंडीशन बराबर होने की है तो x की वैल्यू हमेशा 1 आएगी।
ये तो हमने ऐसे कर कर दिखाया, लेकिन आप लॉजिक लगाओ दोस्तों। यहाँ a की पावर 8 है और बराबर है ये, तो यहाँ भी a की पावर 8 होनी चाहिए। अब यहाँ a की पावर 7, तो मतलब ये है 7 में कितना और जोड़ें कि 8 आ जाए। तो दोस्तों 1 जोड़ने से तो 8 आएगा, 2 जोड़ने से तो 9 आ जाएगा। अब मैं जोड़ने को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ प्लस है, इसलिए मैं जोड़ने को कह रहा हूँ। एक बात और समझो इस सवाल में, एक सवाल को 2 तरीके से देखो आप। अगर मान के चलो ये होता x - 7 बराबर और a की पावर 8 ही होता, a की पावर 8 होता। अब मैंने आपसे कहा ये बराबर है, सही है, ये बराबर है, तो ये बराबर कब होंगे, ये बराबर दोस्तों तब होंगे जब a की पावर 8 इधर है तो a की पावर 8 भी इधर आए, सेम होनी चाहिए पावर। अब पहले से ऐसा खोल कर समझो, जब ये दोनों बराबर होते हैं, याद रखना नीचे यहाँ कुछ भी हो, जरूरी ना a ही हो। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 हो, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 हो, यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 हो, यहाँ x है तो यहाँ भी x हो, यहाँ y है तो यहाँ भी y हो, ठीक है। तो इस तरह से होना चाहिए। यहाँ जो संख्या है यहाँ भी वो ही संख्या होनी चाहिए, ये बात याद रखना आप। तो करना कैसा है यूँ, जब ये दोनों सेम हो गए तो x - 7 बराबर 8 ना हो जाएगा, जैसे यहाँ हुआ था। अगर ये सेम है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो u इसके बराबर है। अब x बराबर u 7 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, x बराबर 15 आ गया। अगर ये बराबर हैं तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होएगी, तो x की वैल्यू क्या रखी जाएगी। यहाँ आप खुद भी दिमाग लगाओ दोस्तों, इसे सोल्व ऐसे मत करो, लॉजिक्स लगाओ कि x की वैल्यू यहाँ कितनी रखी जाए कि घटकर 8 आ जाए, समझ रहे हो। x की वैल्यू यहाँ कितनी रखी जाए कि जुड़कर 8 आ जाए, प्लस का है इसलिए जुड़ के आ जाए, माइनस का है इसलिए घट का आ जाए, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू क्या रखें, मान के चलो ये हमने सोल्व नहीं करा कि घट का 8 आ जाए, आप कहोगे 16 रख दो सर। चलो हमने आपकी बात मान ली। x की वैल्यू अगर आप 16 रखोगे और 16 में से 7 घटाओगे, आप ही बताओ क्या आएगा, 9 आएगा, जबकि मैं कह रहा हूँ 8 आना चाहिए। तो दोस्तों x की वैल्यू 15 रखो और 15 में से 7 घटाओ तो 8 आएगा। तो इस तरह से ना भी करके अगर आप करना सीख जाओगे, तरीका आपको आ जाएगा। तो ऐसा ना करके ये मान के चलो पेपर में आ गया 3 लाइन, ये ख़त्म हो जाएंगी, कट कर दो इन 3 लाइन का, जब आप डायरेक्ट करना सीख जाओगे। ये मैंने इसलिए सिखाया ताकि कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे बेसिक, तो बेसिक ये होता। और जब आप करना सीख जाओगे तो दोस्तों आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे x की वो वैल्यू रख के देखना जो इसे फॉलो कर दे, यहाँ 8 आ जाए, तो x की वैल्यू 15 ही ओनली ऐसी है जो यहाँ 8 आएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो अगर इस तरह से सवाल आ जाएँ आप घबराना मत, सही है, इस तरह से ये हो जाएंगे। और यह बात याद रखना, ये a है तो a ही होना चाहिए। एक सवाल और समझो, कभी कंफ्यूज हो रहे हो। मान के चलो यहाँ 9 है, 9 की पावर x माइनस वाई है, x माइनस 4 लो, 4 है, ठीक है, 4 बराबर और 9 की, हाँ ये 81 की वैल्यू 2, ठीक है। सवाल ऐसा बन गया दोस्तों। मैंने आपसे कहा यहाँ और यहाँ सेम होनी चाहिए, अब ये तो दिक्कत होगी, ये तो 9 आ गया, ये 81 आ गया, वैसा कैसा करें। तो देखो अगर ये होता सेम तो हम ऐसे ही कर देते। अब ये दोस्तों हमें सेम बनाना पड़ेगा, कैसा, 9 की पावर x माइनस 4 बराबर 81 जो होता है 9 की 9 में गुणा करने से होता है 9 गुणा 9 बराबर 81, 9 में 81। तो मैं इस 81 को दोस्तों ऐसे लिख सकता हूँ, 9 की पावर 2 और उसकी भी पावर 2 है, ऐसा, ठीक है। 9 की 9 में गुणा करोगे 81 आएगा, मैंने 81 तोड़ के ऐसा लिख लिया। और अब इसका क्या करेंगे, 2 की इधर गुणा हो जाएगी। अगर कोई संख्या ऐसी आती है, एक पॉइंट यहीं क्लियर कर लो आप, अगर कहीं कंडीशन ऐसा बन जाए ब्रैकेट में और बाहर भी हो और 2 यहाँ भी है, यहाँ 3 हो यहाँ भी 3 है, तो आपस में गुणा हो जाती है, 2 दूनी 4। अगर यहाँ 3 होता और यहाँ 5 होता, 3 पंजे 15 हो जाता, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा 9 की पावर, यहाँ को देखो, ये हो जाएगा 9 की पावर x माइनस 4, ठीक है। और यहाँ क्या है, 2 दूनी 4 बराबर 9 की पावर 4, ये हो गया। अब आप ऐसा ना करके, ठीक है, आप यहीं लॉजिक लगाओ कि अगर ये बराबर हैं तो x की वैल्यू क्या रखें
कि ये बराबर आ जाए? बताओ। x की वैल्यू अगर आप 8 रखोगे और 8 में से 4 घटाओगे तो 4 ही तो बचेगा, तो इसका आंसर 8 आएगा। अब करके देख लो, जब ये दोनों बराबर हैं और ये सेम है तो ये भी पावर भी इनकी बराबर होंगी। x - 4 बराबर 4, और ये 4 उधर पहुंच जाएगा, 4 + 4 तो x की पावर दोस्तों 8 हो जाएगी। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। इस तरह से संख्या बने, कोई भी सवाल हो तो आप आसानी से कर सकते हो। और दोस्तों रट्टा मैथ में बिल्कुल मत लगाना कि अगर मैंने यहाँ 9 बताया कि 9 पे ही करके देखो, 9 पे ही फॉलो होगा। दोस्तों 9 की जगह कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ मैंने A मानना ना तो A to Z कुछ भी हो सकता है, B भी C भी D भी, कुछ भी संख्या में भी कुछ भी हो सकता है। भाई फ़र्क बात ये याद रखना, ये और ये सेम होने चाहिए तो उनकी पावर भी सेम होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा। और देखो दोस्तों, एक दो तो कंसेप्ट, मतलब ये वो पॉइंट हैं इनके बिना कैलकुलेशन, मतलब आंसर निकाल ही नहीं सकते आप। अगर आपको ये ही नहीं पता, प्रश्न सॉल्व करते हुए आपको ये बीच में कंडीशन बन जाए तो बताओ कैसा करोगे? समझ रहे हो ना आप? तो ये सारे लॉजिक जो हैं, मतलब जितने भी कंसेप्ट हैं मैथ के, ये आपको क्लियर होने ज़रूरी चाहिए। अब देखो एक पॉइंट और है हमारा। देखो एक बात याद रखना, जैसा कि मैं आपसे कहूँ 32 है और इसे आप 2 से भाग दोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? या आप 2 से नहीं 3 से दो, इसका और इसका मतलब दोस्तों ये ही है, सेम 32। ठीक है, आप ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, इसका मतलब सेम ही है। मैं यहाँ भाग दे के दिखा रहा हूँ। 3 का पारा तब लो पढ़ना जब लो 32 में 32 आ जाए। 3 × 8 = 24, 3 × 27, 3 × 2 = 30, तो 3 × 2 = 30। सही है, तो 2 बचेगा, घट जाएगा, 2 बचेगा। जब 32 में से आप 30 घटाओगे 2 बचेगा, तो 2 शेषफल हुआ, 2 शेषफल हुआ। अगर मैं आपसे कहूँ शेषफल तो 2। अब मैं तो इसे आगे और सॉल्व करूँगा क्योंकि मुझे कुछ और सिखाना। तो आप इससे जब तक सॉल्व करो जब तक हो रहा है ये, मतलब पॉइंटों तक सॉल्व करो। अब ये 2 में भाग नहीं जा रहा दोस्तों। अगर यहाँ 3 से बड़ी संख्या आती तो भाग ऐसे चलता जाता। अब यहाँ 2 आ गया, शेषफल कब बचता? अब बताओ, शेषफल कहते किसे हैं? शेषफल उसे कहते हैं जब आप जिस संख्या से भाग दे रहे हो, अगर वो संख्या जो हमारी शेषफल बची, मतलब जो लास्ट में जैसे यहाँ आई, वो जिससे भाग दे रहे उससे छोटी है तो वो शेषफल ही मान लिया जाता है। अगर ये बड़ी होती तो भाग और दे देते। अब ये भाग जा नहीं रहा तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ और एक 0 उतार लेंगे। ठीक है, तो अब ये और चल जाएगा। 3 का पारा तब लो पड़ो जब लो 20 आवे, तो 3 × 6 = 18, ये हो गया। अब घटा दो, 2 आ गया, फिर पॉइंट लगाए रखा, फिर 0 उतार लो, तो ऐसे चलता चला जाएगा ये। तो इसका आंसर ये भागफल ये हुआ। भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, तो अब ऐसे चलता चला जाएगा, यहाँ भी 2 बच जाएगा, तो इसका आंसर ये आएगा। तो अगर पॉइंटों तक करना है आपको भाग तो इस तरह से होता है। मेरा समझाने का मतलब ये था, जब आप सवाल करते हो तो ज़रूरी ना आप ऐसे भाग करो, आप यहाँ भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे? 3 का पारा तब लो पड़ा जब लो 32 आवे, 3 × 2 = 30 हो गया, 2 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगा ले, 20 हो गया, पॉइंट तो यहाँ लग गया। और 3 × 6 = 18, फिर 2 बचेगा, 3 × 6 = 18। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। अगर इस तरह से सवाल आ जाए ये, और आपको 5 से भाग देना है तो दोस्तों आप ऐसा ना करके इस तरह से भी कर सकते हो। 5 का पारा तब लो पड़ा जब लो 16 आ जाए, 5 × 3 = 15, 1 बचा तो ये 16 हो गया, 5 × 3 = 15, 1 बचा, ये 16 हो गया, 5 × 3 = 15, 1 बचा। अब आगे कोई संख्या नहीं तो 0 लगा लेंगे, तो जब 1 बचा 0 लगा ली, पॉइंट लगा के यहाँ, तो 10 हो गया, 5 दूनी 10। जब आप इसका भाग करोगे करके देख लेना, ये आएगा। ठीक है, तो दोस्तों भाग इस तरह से काटने सीखो, इसे काटना बोलते हैं, जब भाग भी कह सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। इससे करोगे तो सिलेक्शन से बहुत दूर रहोगे। आपको अपनी कैलकुलेशन मतलब हार्ड करनी है तो काटना आपको इस तरीके से आना चाहिए। ठीक है, और देखो एक दो बात, ये दोस्तों वे कंसेप्ट हैं आपके कि अगर आप इन्हें अप्लाई करोगे तो कैलकुलेशन बहुत इजी तरीके से कर पाओगे और थोड़ी जल्दी भी कर पाओगे। अब मान के चलो एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। ठीक है, 42 है, मैंने आपसे कहा इसे दोस्तों 10 से भाग दो। ठीक है, 42 को 10 से भाग दो, तो आप उस तरह से तो नहीं दोगे। इसका लॉजिक क्या है,
आप यहाँ बताओ नीचे कितनी जीरो, एक जीरो नीचे जितनी जीरो पॉइंट ऊपर उतने अंक के बाद आता, तो इसका जो दोस्तों आंसर आएगा 4.2 आएगा। सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, नीचे एक जीरो ही तो एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगा 4.2। इसका आंसर अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो यू आएगा। सही है, 42 की जगह कुछ भी और भी हो सकता है, पर फ़र्क ये है नीचे ये जीरो ही होनी चाहिए, तभी ऐसा होएगा। ना कि अगर नीचे यहाँ 15 है तब भी आप एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो। सही है, फिर आपको भाग देना पड़ेगा। ये तभी है, इस तरह की कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब नीचे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, इस तरह से हो। अब अगर मान के चलो 42 है ऊपर, ठीक है, और यहाँ है 100, ये है सवाल, और 42 ही है और नीचे है ये, ठीक है, तो ये कैसा होगा दोस्तों? नीचे कितनी जीरो, 2 जीरो, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। अब जो हमारा आंसर आएगा, अब आएगा ये, अब हमारा आंसर ये है, 1 जीरो तो 1 अंक के बाद पॉइंट, 2 जीरो तो 2 अंक के बाद पॉइंट। अब बात है यहाँ यू कैसा होएगा, 3 जीरो 42, अब यहाँ तो 3 अंक की ना, आप कैसा करें बताओ दोस्तों? यहाँ 3 जीरो हैं और यहाँ हमारे 2 अंक हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन बन जाए कि ऊपर अंक कम हो और नीचे जीरो ज़्यादा हो, तो अपनी तरफ से जीरो लगाना, वो भी इस तरफ, ना कि उस तरफ। समझ रहे हो? अगर आप इधर लगाओगे तो आंसर गलत है, आपको जीरो लगाना है इधर, ऐसा। अब देखो 3 अंक ना होगी, 1 2 3, अब पॉइंट यहाँ लगा दो, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, और देखो 1-2 सवाल। अगर मान के चलो मैंने आपसे कहा 1 बटे, इसको भाग देना, सही है, इसका सही रूप क्या है दोस्तों? अगर इसका सही रूप ये है कि 1000 को भाग देना 1 से, ये है। लेकिन आप बताओ ऐसा भाग करोगे? नहीं। करना क्या है, नीचे 3 जीरो तो 3 अंक के बाद पॉइंट जाएगा, सही है, तो 1 अंक तो यूँ है ही। अब बात यूँ है, अंक होने चाहिए 3, तो दोस्तों अपनी तरफ से 2 जीरो लगा लो, ऐसा पॉइंट लगा दो, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। तो इस तरीके से अगर इस तरह से आ जाए, मतलब नीचे 100 हो, 2000 हो, तो आप ऐसा कर सकते हो। और देखो 1-2 पॉइंट और है। अब दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ, मैंने ये लिख दिया 2 जीरो, ठीक है, ये लिखा मैंने सवाल, मतलब ये अंक है, 1 2 है, 1 जीरो है। इनका यूज करना आपको, 2 अंकों का यूज करके सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बताओ, ये भी सवाल आ जाता है। ये है और ये है, पहले इस बात को समझो, ये 2 संख्या हैं, ठीक है। यू 20 है, अगर जीरो बाद में लगेगी तो उसकी वैल्यू है, और जीरो पहले लगेगी उसकी वैल्यू नहीं है। ये 20 है, ये 2 अंकों की है दोस्तों, ये 2 अंकों की है, और ये 1 अंक की है, जबकि अंक यहाँ दोनों हुए, ये 1 अंक की है, अंक दोनों रिपीट हुए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जीरो की संख्या से पहले कोई वैल्यू नहीं है, लगाओ या मत लगाओ। अब ये 1 ही अंक की है, इस आप 2 ही बोलोगे, 20 ना है, ये 20 है, अगर बाद में लगेगी तो वैल्यू है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। अब रही बात इसकी 1.10, ये 1.10, पॉइंट के बाद जीरो लगाओ या मत लगाओ, ये पॉइंट मैं नहीं समझा रहा मैं आपको, यहाँ समझाने का तरीका कुछ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। पॉइंट के बाद जीरो लगाओ या ना लगाओ। अब आप कहोगे यहाँ तो जीरो है, तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 1.1, इसका मतलब सेम है। समझ रहे हो? तो अगर पॉइंटों में नहीं है तो जीरो अंक संख्या से पहले 2, मतलब जीरो का कोई मान नहीं होता। ये 2 अंक है। अगर मैं, अब ये सवाल मेरा क्या है, यहाँ देखो, इन्हें यूज करके 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी? यू ही तो बनेगी। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूँ, ये बड़ी संख्या बनी 2 अंकों का यूज करके, कि इन्हें यूज करके 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। सबसे छोटी, तो दोस्तों सबसे छोटी इन्हें यूज करके बिल्कुल नहीं बनने की 2 अंकों की। मेरा प्रश्न गलत है फिर आपसे। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आप सबसे छोटी कब बनेगी दोस्तों? जब जीरो शुरू में आएगा, ऐसे तो होगा। अगर आप ऐसा बनाओगे तो ओनली 2 होएगा, ये तो 1 अंक की रह जाएगी, जबकि मैंने आपसे प्रश्न करा 2 अंक की छोटी होनी चाहिए। तो इन्हें यूज करके 2 अंकों की छोटी संख्या नहीं बना सकते। इस पर एक प्रश्न और समझ लो तो आपका क्लियर समझ में आ जाएगा। यू
जो मैंने अब तक समझा रहा हूँ कि ये है क्या। मान के चलो ये आपको संख्या दी है, ठीक है, 4 अंक दिए हैं, मतलब ये आपको इनका यूज कर कर सबसे बड़ी सबसे छोटी बतानी है। मैंने आपको आरोही अवरोही पढ़ाया है, ठीक है, समझ में आया होगा आपके। तो सबसे बड़ी संख्या कब होगी? जब सबसे बड़ी इनों में से अंक शुरू में लिखा जाएगा। भाई 1000 10,000 इधर से तो चलता। अगर मैं इसका सबसे बड़ी संख्या बनाऊंगा इसको यूज़ करके, तो पहले तो 7 लिखा जाएगा, फिर 4 लिखा जाएगा, फिर 1, फिर 0 और 4 अंक की ये होगी। ये दोस्तों बड़ी संख्या हुई, ठीक है, 4 अंकों की बड़ी संख्या। अब जब मान के चलो किसी के बच्चे के समझ में नहीं आया, उसने ऐसा कर दिया। अब आप दोस्तों ये बताओ, ये 7041 है और ये 7410 है, ये है, तो बड़ी कैसे बनेगी? मेरा समझाने का मतलब ये है, अगर आपको बड़ी संख्या बतानी है, जितने भी वो अंक दिए हैं, सबसे पहला बड़ा लिखो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे लिखो। और अगर छोटी बतानी है तो पहले सबसे छोटा लिखो अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे लिखो। अब ये तो बन गई बड़ी, अब हमें छोटी बनानी है। अगर आप छोटी बनाओगे ऐसा, छोटी में मैंने क्या कहा, सबसे पहले छोटा लिखो, तो सबसे छोटा 0 है, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 7 है। छोटी में तो आपको बढ़ते हुए अंक लिखने हैं और बड़ी में दोस्तों घटते हुए अंक लिखने हैं। अब मान के चलो किसी बच्चे ने ये जवाब दिया जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, यानी गलत है। क्यों गलत है ये दोस्तों? अगर आप 0 शुरू में लगा देते हो तो संख्या 0 यूज रहेगी, से हम गिना नहीं जाएगा, यूँ अब भी यूँ 3 अंक की रहेगी। अब मेरा प्रश्न आपसे ये था, इन्हें यूज करके 4 अंक की संख्या बनानी है, तो ये इस तरह से होगा। ये गलत है, तो अब कैसा होगा? ये ऐसा होगा, शुरू में तो आएगा 1 और 0 लो यहाँ, और 4 और 7, सबसे छोटी संख्या ये बनेगी। इन्हें यूज करके, इन अंकों को यूज करके ये बनेगी छोटी संख्या, ठीक है। अब कुछ बच्चे करेंगे जी ऐसा कर लो, 1 4 0 7। अब आप दोस्तों इसे पढ़ो, 1047 है ये, और ये है 1407। अगर आप ऐसा कर दोगे, अब इन्हें पढ़ के देखो, यू 1047, यू 1407, यू 1470। तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या ये है ना, ये नहीं है। तो अगर मान कर चलो कोई जरूरी ना 4 अंक दिए हों, 5 अंक 6 अंक 7 अंक ऐसे दिए रहेंगे। अगर 0 दिया है और आपको सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो दोस्तों यहाँ कोई भी अंक आओ, यहाँ ना लिख के 0, दूसरे अंक पर लिखना इधर से, तभी वो छोटी संख्या बनेगी। अगर आप यहाँ लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे, तो ये गलत है, ये छोटी संख्या नहीं है। तो ये बात याद रखना, अगर 0 दिया है और छोटी संख्या बनानी है, अगर आपको 0 दिया है ऐसा प्रश्न में और बड़ी बनानी है, तो सबसे लास्ट में रख दो 0, ठीक है, लास्ट में, जैसे हमने यहाँ रख दी। और अगर छोटी संख्या बनानी है आपको, तो 0 दूसरे स्थान पर रख दो इधर से, तो वो छोटी बन जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। इन पर प्रैक्टिस करना, इनका यूज पेपर में इस तरह से आ भी जाता है, और जो मैंने पहले करवाए हैं वो मतलब सवाल में बीच में यूज होता है उनका। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है, आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए, पता नहीं कौन सा मेथड या कौन सा पॉइंट कहाँ लग जाए। तो इसलिए इन पर प्रैक्टिस करना। धन्यवाद।